अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के महासमर की शुरुआत आज से हो गई है। इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर आज से मान लीजिए कि चुनाव का आधिकारिक ऐलान हो गया है और ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आज का दिन चुनाव के शंखनाद का बिगुल आज बजा दिया गया है। युद्ध के लिए सेनाओं को तैयार होने का आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आज मौजूद थे और काशी से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। जिस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और कोरोना के बेहतरीन मैनेजमेंट का जिक्र किया, इससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश के आ चुकी है। आज एक नहीं बल्कि दो कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की और उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर सराहना की। तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बहुत सराहा। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने ओपनली मुख्यमंत्री को प्रेज किया। तमाम अंतर विरोधों के बावजूद ये जानते और देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं, प्रधानमंत्री ने आज खूब प्रशंसा की उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की। लोग अचरज में हैरान हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें वगैरह आई थी उसके बाद लग रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ नाराजगी जताएंगे, लेकिन उन्होंने तारीफ की। यानी अब चुनाव का वक्त आ चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि जिस सेनापति की अगुवाई में चुनाव लड़ना है आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वो श्रेष्ठ सेनापति हैं। ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की बात, जहाँ काशी मतलब कि पूर्वांचल का वो इलाका जहाँ पर पूरे पूर्वांचल की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है, एक तरीके से पूरब की राजधानी है वो। वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ जन्म ली, तो इसका मतलब कि तमाम उन कयासों को भी प्रधानमंत्री ने धता बता दिया जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद है। ये सब कयासों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने खुली तारीफ की, खुले मुख से प्रशंसा की है। तो इसका मतलब कि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब आ जाइए जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो घरों से नहीं निकलते हैं, सड़क का रास्ता भूल गए हैं, सड़क पर उतरना नहीं आता। तो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 300 से ज़्यादा तहसील मुख्यालयों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन किया, बम्पर प्रदर्शन किया और अपनी ताकत का एहसास भी कराया कि जो कैडर समाजवादी पार्टी के पास है वो विपक्ष में शायद किसी के पास नहीं है। और आज समाजवादी पार्टी के यूथ वर्कर्स ने अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाई, मीडिया को भी दिखाई और अपने आलोचकों को भी दिखाई, जो बार बार उसको ये ताना मारते थे कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गए हैं या ट्विटर पे रह गए हैं या सिर्फ पार्टी के दफ्तरों में बैठते हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत खुलकर दिखाई और ये बता दिया कि 2022 के लिए बीजेपी उनको अंडर एस्टिमेट ना करे, वो तैयार हैं बड़ी लड़ाई के लिए। एक तीसरी घटना है जो कल होने जा रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं, कुछ दिन रुकने वाली हैं। पिछले 1.5 साल के बाद ये पहला वक्त है कि जब प्रियंका गांधी लखनऊ के प्रवास पर आ रही हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे वो सोशल मीडिया और टेलीविज़न बाइट्स के जरिए उठाती रहती हैं, लेकिन अब वो खुद रूबरू होना चाहती हैं। लखनऊ में उन्होंने एक आवास भी ले लिया है, उनका पार्टी दफ्तर भी तैयार हो चुका है। तो अब प्रियंका गांधी रेगुलर उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में रहेंगी और यहाँ से चुनाव का संचालन करेंगी। ये हुई तीसरी पार्टी की बात। बहुजन समाज पार्टी भी अगले हफ्ते से कुछ करने जा रही है। क्या करने जा रही है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ होने जा रहा है। बीएसपी के भीतर भी कुछ ग्राउंड हिट इवेंट्स उनके भी होने जा रहे हैं, जहां पर हो सकता है कि मायावती या फिर पार्टी के कुछ दूसरे बड़े प्रोग्राम्स शुरू होने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी जिले जिलों में कैंपेन कर रही है, यानी विपक्ष सड़क पर उतर चुका है। जो नहीं उतरे हैं वो अगले एक हफ्ते में उतर रहे हैं। और आज बीजेपी के शंखनाद के बाद अब सब पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो गई, गियर अप हो गए हैं कि यस अब टाइम आ चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। और बहनों भाइयों, 2022 का चुनाव मैं तमाम मामलों में कहता हूं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जीवन और मौत का चुनाव है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं, एक असाधारण चुनाव होंगे। असाधारण परिस्थितियों में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। और आजकल असदुद्दीन ओवैसी भी घूम रहे हैं लैला मजनू करते हुए। आज वो संभल में हैं। उनका आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश दौरा बढ़ गया,
जो ऐसी साहब लंबे समय तक उत्तर प्रदेश नहीं आया करते थे, आजकल उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। पहले तो ओम प्रकाश राजभर के साथ घूमते थे, लेकिन अब अकेले घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके गठबंधन में कुछ दरार पड़ गई है, मामला पटा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चुनावी बिसात सज चुकी है और उत्तर प्रदेश 2022 की बड़ी तैयारी में लग चुका है। परिणाम क्या होगा? विपक्ष के लिए भी इस बार डू एंड डाई की सिचुएशन है। समाजवादी पार्टी के लिए इस बार अंतिम मौका है खड़े होने का, और बीएसपी के पास अंतिम मौका है जिंदा बचे रहने का राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस के पास अंतिम मौका है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य उसको उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को लीड करते हुए चुनाव लड़ा रहा है, इसलिए उनके लिए भी अंतिम मौका है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से जीवित रहने का। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव बड़े अहम हैं और पिछले सभी चुनावों से ज्यादा खास चुनाव इस बार है। कुछ लोग मिट जाएंगे, कुछ राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे। 2022 में बहुत कुछ हो जाएगा। जो अभी दिखाई दे रहा है उनमें से हो सकता है बहुत से लोग ना दिखाई दें, राजनीतिक रूप से वो शून्य हो जाएं। इसलिए कहता हूं कि इस बार के चुनाव, इस बार के चुनावी मुद्दे, इस बार के चुनावी गठबंधन, इस बार की तैयारियां, इस बार की लड़ाई, इस बार जनता का मूड, इस बार के मुद्दे, इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन और इस बार उत्तर प्रदेश की खामोशी, ये कुछ अलग कहती है। पंचायत चुनाव में नतीजे बीजेपी के खिलाफ थे। जनता खामोश है। जनता क्या चाहती है ये पता नहीं, लेकिन मैं अपने 22 साल के अनुभव से एक बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। जिसने इनको मूर्ख समझने की कोशिश की, जिनको इनको हल्के में लेने की कोशिश की, वो मिट गए या धराशायी हो गए, लेट गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की हमारी जनता, 24 करोड़ जनता, अत्यंत बुद्धिमान है और राजनीतिक रूप से ये लोग बड़े परिपक्व लोग हैं। और आपने देखा होगा कि 2007 से जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और जिससे छीनते हैं उसको भिखारी बना देते हैं। इस मामले में अपने उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि जिसको दिया खुल के दिया और जिससे छीना झोला तक छीन लिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। कुछ बयान सुनिए आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को लेकर हो, किसानों के सम्मान को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, गांव गरीब खेत खलिहान का मुद्दा, जिस तरह सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, मैं भरोसा 2022 में सरकार बनाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? एक भी हॉस्पिटल इनका दिखाई नहीं पड़ रहा और कोरोना काल में तड़प तड़प के लोग मरते रहे। कहाँ गए थे मोदी जी, कहाँ गए थे योगी जी? माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए काम ही याद आ रहे थे। अब ध्यान हटाने के लिए जनता का, अब जब चुनाव आ गया तब उद्घाटन कर रहे हैं, तो कब काम होगा? ये केवल झांसेबाजी हो रही, जुमलेबाजी हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और आज की डिबेट बड़े गौर से सुनिएगा। बड़े प्रतिष्ठित मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है। संजय चौधरी मेरे साथ बीजेपी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, मनीष हिंदवी बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के दो बेहतरीन पत्रकारों को मैंने आमंत्रित किया है। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ हैं और केपी मलिक साहब, बीरेन्द्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो संजय चौधरी जी, ये असमंजस अब खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कुछ मतभेद हैं, कुछ अनबन हैं।
आज जिस प्रकार से तारीफ की कि कितनी बेहतरीन कानून व्यवस्था है, कितना बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हुआ, मुझे लगता है कि अब ये चर्चा दूर हो जानी चाहिए। नहीं, चर्चा आपको रही होगी, मीडिया में ज़्यादा थी, हमारे विपक्षी दलों में बहुत ज़्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी को न कभी संशय था, न संशय है और न आगे कोई संशय होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रदेश और देश के नेताओं के साथ एक साथ खड़ी है और चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने काम करने वाला राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री जी ने आज काशी में आकर दुनिया की सबसे पुरातन नगरी में विकास के कामों की जो श्रृंखला शुरू की है, उसका असर सामाजिक भी राजनीतिक भी पूरे प्रदेश में है। और जो भ्रम कुछ लोगों ने फैलाया था, वो सारा भ्रम आज दूर हो गया। निश्चित रूप से योगी जी ने जो शानदार काम किया है जी, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ हो, बेहतरीन कानून चाहे वो व्यवस्था, कोरोना का शानदार मैनेजमेंट, यही सब ना। नहीं, आपको लगता है इसमें कोई संशय है? मुझको लगता है आपकी मैं आपसे शब्दों पूछ रहा की हूं, टोन में कुछ ना प्रश्न छुपे आप हुए मेरे हैं। दोस्त हैं, मैं तो पूछ ही सकता हूं आपसे। मैं बहुत विनम्रता से आपसे एक सवाल करता हूं। जी। आज उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कोरोना के कितने हैं भाई? आप अपनी बात रखें, मुझे तो बहुत चीजें पता है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन यूपी जी 1428 पेशेंट हैं और आज की डेट में महाराष्ट्र में 1,21,000। आप ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपका कोई तंज कस रहा हूं? मैंने तो सवाल पूछा आपसे। नहीं, देखिए, शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव बताते हैं। आपने मैंने सवाल किया था, आप तो उसको तंज समझ लिए। आपको लगा कि कोरोना में हमने बेहतर नहीं किया। मैंने कब ऐसा कहा? हमने आप ही जवाब दे रहे हो। 25 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश ने जो किया है जी, 25 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश के काम को आप महाराष्ट्र के 12 करोड़ की आबादी के साथ कंपेयर कर लीजिए। उनकी जो डेथ रेट्स है, चाहे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के संसाधनों का जो अंतर है, आप देखिए, महाराष्ट्र में ही देश की एकमात्र लैब थी जो इसको टेस्ट करती थी। आज उत्तर प्रदेश में 378 लैब हैं। उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश टेस्टिंग में नंबर 1 है। तो अच्छा नहीं है क्या? आप ही को बताना, मैंने तो सवाल पूछा था। आप और तो बेवजह अपराधियों कोई के गिल्ट खिलाफ- कॉन्शियस है आपको अंदर अंदर। नहीं तो नहीं, मैंने बताया अच्छा, ना चलिए कि इस आप सवाल देखो से ना, हटते हैं। एक इसमें बात मैंने बताइए, कोई गलत चीज तो बताई आज मैं क्या? मानूं कि ऑफिशियली आप लोग अब इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए आज शंखनाद हो गया। ओके, पक्का? भैया, ये भारतीय जनता पार्टी है, 24 घंटे 12 महीने काम करने वाला दल है। ये ऐसा दल नहीं है कि जो बरसात में पानी टपके और मेंढक टर टर करने लग जाएं। भारतीय जनता पार्टी Okay. 24 घंटे 12 महीने काम करने ऑल राइट, वाला मैं आपके राजनीतिक दोस्त दल सुनील है सिंह साजन को और इसके आमंत्रित करता नेतृत्व हूं। करने वाले समाजवादी 18 पार्टी के घंटे काम प्रवक्ता करते हैं। और एमएलसी हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। एक तो आपका प्रदर्शन मैंने आपका देखा, बहुत दिनों के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में आज आपका प्रदर्शन हुआ। तो इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था? और दूसरा, आप तो ये आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, उन्होंने तो आज काफ़ी कुछ तारीफ की है। बेहतरीन कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में कितना अच्छा काम किया, और बेहतर कोरोना का मैनेजमेंट जो अभी संजय भाई बता रहे थे। देखिए ब्रजेश जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर जो जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जो तांडव हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और प्रशासन का, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगार नौजवानों को जो लाठियां पड़ रही हैं उनके खिलाफ, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, दलितों को परेशान किया जा रहा है, आजम साहब पर फर्जी मुकदमे लिखा करके उनको जेल में रखा गया, इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी आज
धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद महामहिम को ज्ञापन दिया। जहां तक सवाल आपने जो कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी प्रशंसा की है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज काशी थे और हम लोगों ने सुना है ब्रजेश जी, काशी में कोई भी जाता है वो महादेव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है, वहां सच बोलने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया, काशी में जाकर के भी झूठ बोले हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की आदत है, जहां जाते हैं वहां अलग कैरेक्टर में जाते हैं। आज जिस वो कैरेक्टर में थे ब्रजेश जी, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में थे। चीर हरण उत्तर प्रदेश में हो रहा, प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कें खोदी जा रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए पत्रकारों को मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री जी ने विकासवाद की बात की, व्यापार कारोबार की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कोरोना पर शाबाशी दी है योगी जी को। तो अगर आज प्रधानमंत्री जी को, क्या वो दिन भूल गए प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प के मर गए, बेड नहीं मिला, दवा नहीं मिली? आपने कितना दिखाया कि कौन व्यक्ति जिसने अपना कोई सगा नहीं खोया, उन सब के मरहम लगाने के बजाय उनके जख्म पे नमक छिड़क करके प्रधानमंत्री जी गए हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुनना था, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। हम स्वीकार करते हैं, उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1 है जी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नंबर 1 है, और हमने सुना इनकी नंबर 1 वाली होर्डिंगें भी उतर गई हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे भाई, कभी बात करो। थैंक यू, आपने बहुत कौन शुक्रिया। सा एक काम किया? एक काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। ऑलराइट, प्रियंका गुप्ता मेरे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गांधी का क्या प्रोग्राम है? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है, जो प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम है, वो सिर्फ इतना है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को आगे लाना। जिस तरह से आप देखिए कि जिस बनारस को क्यूटो बनाने की बात की गई थी, जिस गंगा माँ को साफ करने के लिए ये कहा गया था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, उस गंगा माँ को भी साफ नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो है हमारे अध्यक्ष माननीय लल्लू जी दृष्टिबाधित छात्रों का जो है उनकी रिक्वेस्ट थी कि एक जो है उनके लिए स्कूल बनाया जाए, वो भी नहीं बना सके। आप देखिए किस तरह से जो छात्र हैं वो निकल कर आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में धरना दे रहे हैं, और उनको किस तरह से डराया जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे और आप लोग यहाँ से उठिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे और आप कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस तरह की चीजें तो कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? और दूसरी बात यह कि मीडिया के काफी लोग जानना चाहते हैं, संजय चौधरी की बड़ी दिलचस्पी है जानने में, क्या प्रियंका गांधी रेगुलर यहाँ रहेंगी कि आती जाती रहेंगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी रेगुलर आती जाती रहेंगी। कोरोना के चलते और कई चीज़ों के चलते जो है, जिस तरह से सरकार ने जो है धारा 144 लगा रखी थी और कहीं भी जा रही थी तो उनको पूरी तरह से जो है रोका जा रहा था, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे इससे पहले जो है उन्नाव का केस हो। क्या लगता है कि आगे उनको नहीं रोका जाएगा? नहीं, बिल्कुल रोकेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कोरोना काल में जो है जनता की समस्याओं को देखते हुए इस दौरे को भी रोका गया और उसके साथ में उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने दौरे स्थगित किए। पूरी तरह से एक्टिव थी हमेशा से ही, जो आप देखिए ट्विटर पर एक्टिव हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं और पूरी तरह से संगठन में भी एक्टिव है। जिस तरह से लोगों को जोड़ रही हैं, जिस तरह से लोगों की समस्याएं, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे बढ़ते हुए प्राइस तेल, तो अब यहाँ वो रहेंगी लंबे समय तक? बिल्कुल रहेंगी, पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगी और पूरी तरह से जनता के मुद्दे उठाएंगी। जिस तरह से महंगाई बिल्कुल जो है आदमी की मतलब संजय चौधरी को चिंता करनी चाहिए, मुद्दा उठाएंगी। संजय चौधरी को अब चिंता करनी चाहिए? जिसको चिंता करनी चाहिए वो चिंता करे, परंतु जिसको आम आदमी के अगर मुद्दे उठाने से किसी को अगर चिंता होती है तो मैं समझती हूँ कि ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये जनता के ही तो मुद्दे उठाकर हम राजनीति कर सकते हैं, वरना हमारी राजनीति किस काम की? अगर हम बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम पर, बढ़ते हुए गैस के दाम पर, बढ़ते हुए दूध के दाम पर, बढ़ती हुई रसोई गैस के दाम पर अगर हम बात नहीं कर सकते, लोगों की जो है कमाई के लिए हम जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए हम बात नहीं कर सकते, तो फिर हम क्यों राजनीति करेंगे? हमारी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जनता के मुद्दे उठाने होंगे तभी जाकर हम जनता की बीच पहुंच पाएंगे। थैंक यू मैडम। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। आपने असदुद्दीन ओवैसी का अपनी बयान सुना होगा, उनका कहना है कि कोई उत्तर प्रदेश में लैला मजनू, इस तरह की भाषा तो मुझे खैर समझ में नहीं आती होगी, अब
हेमंत जी इस भाषा का बेहतर व्याख्या अभी करेंगे थोड़ी देर में। आप मुझे बताइए कि क्या ये मैं मान लूँ कि उत्तर प्रदेश में अब एक तरीके से ऑफिशियली इलेक्शन का ऐलान हो गया, क्योंकि आज दो बड़े हाई वोल्टेज पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हुए हैं। एक काशी में हुआ है जो बीजेपी ने किया, और एक समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों में किया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि यूपी में इलेक्शन का जो मोड है वो शुरू हो चुका है। एक संजय भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग वो लोग हैं जो 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं। बस उसमें मैं थोड़ी सी बात और जोड़ दूं कि हम लोग 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं जी। तो ये इलेक्शन मोड तो भाजपा में हमेशा बना रहता है, इसमें कोई कहीं दो मत नहीं है। और जो लगातार इन्होंने अपनी जो जीत हासिल की उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में परमानेंट रहते हैं। हालांकि ये एक अलग डिबेटेबल इशू है कि अगर जो पार्टीज रूल करती हैं वो परमानेंट जब इलेक्शन मोड में रहती हैं तो उससे गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है, ये एक अलग मुद्दा है, ये शोध का विषय, ये एक अलग शोध का विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये भी। दूसरा क्या है कि मुझे एक आपको चुभ गई ये बात संजय की? नहीं, मैंने अपनी बात रखी। हाँ, मतलब शोध होना चाहिए, इस पर भी एक शोध होना चाहिए। Correct. दूसरा एक आपके क्वेश्चन से इतर एक और बात बढ़ा दूं आगे। आज प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, जब वो तारीफों का दौर चल रहा था, तो मुझे आपने सुना वो? हाँ, मैंने सुना। तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे एक भाषण याद आ गया। और आज से कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, इस कोरोना काल के पहले की बात है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट सिटीज पर मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़ी तारीफ लखनऊ की स्मार्ट सिटी और ये और वो। बमुश्किल 3 दिन बीता होगा, भारी बरसात हुई और यहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूति खंड में, लखनऊ का जो एक बहुत क्रीम इलाका है जहां पर 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन बिकती है, वहां घुटनों से ऊपर पानी था, गाड़ियां फंस जा रही थी। 10,000 कह रहे अभी हेमंत जी पता करने गए थे अपने लिए ऑफिस खोलने, 20,000 रुपया स्क्वायर फीट, मतलब बहुत महंगी जमीन है वहां पर। तो उसी जगह पर जहां पर स्मार्ट सिटी की तारीफ हो रही थी, वहीं पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ था। ओके। तो वो अदम गोंडवी का शेर है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम बड़ा गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अपने आप में आपस में तारीफ करना और उस अप्रैल को याद कर लेना जो भयावह स्थिति थी, जिनको हम सब लोगों ने झेला, जिससे हम लोग किसी तरीके से निपट पाए। वो अंडर रिपोर्टिंग भी याद करिए कि जब लखनऊ में सरकारें कहती थी कि 20 मौतें हुई और 500 से ज़्यादा मौतें रोज हो रही थी, वो अंडर रिपोर्टिंग भी याद करिएगा। उस दौर को भी याद करिएगा जिसमें आपने अपने इसी चैनल पर दिखाया था कि कैसे वो फाड़ कर फेंक दिया जा रहा था टेस्टिंग किट और लिख दिया जा रहा था कि एक टेस्ट और हो गया। वो भी याद करिए। इसी प्राइम मिनिस्टर तो तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कहता रहा हूं, मैं वो सब चीजें याद दिला रहा हूं आपको कि मैं कहता रहा हूं तारीफ करने का क्या, आपने जहां तारीफ की वहीं पानी भर गया। आप किसी की तारीफ हो गई तो आपसे हजम नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक आम आदमी के तौर पर जो हमने झेला है, अपने को मरते देखा है, मैं उस तारीफ को हजम नहीं करूंगा। मैं लॉ एंड ऑर्डर पर इनकी बात को हजम नहीं करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर कतई कंट्रोल में नहीं है। ओके। तो आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा, जो सच है वही माना जाएगा और जनता भी वही माने जाएगी। ये अलग बात है कि चुनाव फिर हिंदू मुसलमान पर हो जाए, उसके रिजल्ट्स कुछ और हो जाए, मैं उन रिजल्ट से अपने आप को कभी नहीं जोड़ता। ठीक है, हेमंत जी से तसल्ली से बात करेंगे। केपी मलिक के साथ के पास चलता हूँ, दिल्ली दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी रुचि रखते हैं। मलिक साहब शुक्रिया। देखिए, आज आपके लिए एक स्टोरी तैयार है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। काशी से बीजेपी और उत्तर प्रदेश के तहसील मुख्यालयों से समाजवादी पार्टी, और कल प्रियंका गांधी आ रही हैं, और सुना है 22 तारीख से बहन जी भी कुछ करने जा रही हैं, और असदुद्दीन ओवैसी लैला मजनू बने घूम रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, अगर आपको याद हो, पिछली डिबेट पे हमने कहा था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ ट्विटर की पार्टी होकर रह गई है। तो ये हम साजन जी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आज जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, काबिल तारीफ़ है। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी आज काशी पहुँचे हैं, उन्होंने चुनाव का आगाज़ कर दिया है और उसी आगाज़ का शायद इंतज़ार समाजवादी पार्टी भी कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी, इसीलिए उनमें भी ऊर्जा आ गई है। पहले किसी ने शुरुआत नहीं करी, प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी है तो सब जागृत हो गए हैं। मायावती जी भी शायद कुछ जागृत हो गई हैं, और ओवैसी जी तो हो ही जाते हैं जहाँ पे चुनाव होता है। आपने पिछले बिहार में देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, वो यूपी में भी आ गए हैं। तो उनके बारे में बहुत लंबी चर्चा करना मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं यहाँ ओवैसी जी के विषय में। मैं कहना ये चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अगर जब काशी में आपका चैनल, दूसरे अखबार, समाचार पत्र काशी में जब गंगा की उस दीनहीन अवस्था को दिखा रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी आते, 2 आंसू बहाते, लोगों के दुख में दुख दिखाते, तो शायद बहुत अच्छा होता। आज प्रधानमंत्री जी गए, उन्हीं मुख्यमंत्री की तारीफ़ें कर रहे हैं
जिनकी वो हमेशा शिकायतें सुनते थे, हालांकि सार्वजनिक नहीं करते थे। 2 महीने 1.5 महीने पहले का वाकया किसी से छुपा नहीं है कि किस प्रकार से BL संतोष जी को 2 बार लखनऊ जाना पड़ा इतने सीमित समय में, और किस प्रकार से 3 संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लगाया गया कि एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में समझौता कराया गया। तो ये उसी का, और मुख्यमंत्री दिल्ली आए और दिल्ली से वो क्या कह के गए वो भी आपको याद है। तो ये कहीं ना कहीं आज जो तारीफें हुई हैं, ये जनता को बता दिया गया है कि अगले सेनापति जो आपके हैं युद्ध लड़ने वाले, वो योगी जी हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में अगला युद्ध लड़ा जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का आगाज कर दिया है। अब ये कोरोना और दूसरी प्रॉब्लम, जो लोग मारे गए और जो व्यवस्था थी वो पीछे हो गई है। मतलब ये सब भूल जाइए, जो कुछ भी कोरोना में हुआ सब अच्छा मानिए और अब चुनाव में जुटिए, आप ये कहना चाहते हैं? ये बीजेपी सिग्नल दे रही? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये मानना चाहिए कि जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं, कहीं इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं होगा, नई नई चीज़ें आएंगी। मैंने पिछली बार भी आपकी डिबेट में कहा था, जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता थे उस समय, वो तमाम मुद्दे गिनवा रहे थे, तमाम फेलियर सरकार का बता रहे थे। तो हमने कहा था कि आप जो है बैकफुट पे खेल रहे हैं, बीजेपी जो फ्रंट पे खेल रही है वो मुद्दे अभी हैं ही नहीं यहाँ पे। तो नए मुद्दे आएंगे, नई चीज़ें आएंगी। जिस प्रकार से अभी मनीष जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं बहुत अच्छी घोषणाएं हैं, वो कब आएंगी, कब पूरी होंगी, उसके लिए वेट करिए। जो पीछे चला गया वो चला गया, अभी नए चुनाव का आगाज है और देखते जाइए। हेमंत तिवारी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 35 सालों से कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 2022 का चुनाव एक बड़ा असाधारण चुनाव है और एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बड़ा असमंजस का वातावरण था कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच के रिलेशन कुछ सहज नहीं है। आज उसको भी दरकिनार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जिस प्रकार से उनकी तारीफ की, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अब मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीजेपी को चुनाव में जाना है। अब ये स्पष्ट हो चुका है। तो बीजेपी जाहिर सी बात है कि कमियों की नहीं, अच्छाई की ही बात करेगी। दूसरा, जिस अपोजिशन को कहा जा रहा था कि साहब कमज़ोर हैं, निकल नहीं रहे, आज उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई। आपको क्या फैक्टर्स लगते हैं कि यूपी में लड़ाई किन किन के बीच है, इशूज़ क्या होंगे, बीजेपी में अंतर्विरोध क्या है और विपक्ष में अंतर्विरोध क्या है? अब ब्रजेश जी, करीब महीना भर पहले आपकी इसी डिबेट में मैंने कुछ बिंदु उठाए थे और उसको थोड़ा दृढ़ता के साथ सामने रखे थे। उनको एक पल में मैं खाली याद दिलाता हूँ। पहला तो उत्तर प्रदेश में 2022 में सीधी सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते चेहरा कोई कुछ हो ही चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट, हेमंत जी की आवाज़ थोड़ी धीमी तेज की जाए जी। मैंने तीसरी बातें कही थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी होगा। अच्छा, अभी भी आप कायम हो इस बात? जी बिल्कुल कायम है। तीनों बातों आप कहाँ, आप तो चुनाव होने जा रहा है, काहे लिए मंत्री बनाओगे? कायम है। आप देखिएगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी लाभ का कोई अवसर नहीं छोड़ती और अगर ज़्यादा क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेशन का मौका है तो उसका इस्तेमाल जरूर करेगी। आप देखते जाइएगा। नंबर एक, मैं एक बड़ी बात बता दूं। अब संजय सवाल का जवाब तैयार करने लगे। इन सब से अलग मैं एक बात कह दूं। आपने ओवैसी का जिक्र, मुझे असदुद्दीन ओवैसी पर बहुत सख्त नाराजगी है। नाराज हो? आपका क्या ले लिया उन्होंने? ले लिया इसीलिए तो नाराजगी है। ये बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ जी जैसे कट्टर हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को लैला के तौर पर ओवैसी ही मिले हैं? ये उन्होंने गलत बयानी की है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पसंद इस तरीके से होगी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जितनी मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा जाएंगे, जितना भ्रमण करेंगे, जितना वोट पाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे का है और विशुद्धशः अखिलेश यादव के नुकसान का है। यह चीज़ बिहार के इलेक्शन में बहुत स्पष्ट हो गई है। वरना बिहार की सरकार का स्वरूप इस वक्त कुछ और होता, चेहरे बदले होते। तो ये असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो कड़ी सच्चाई है वो है। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देख रही है कि ओवैसी साहब खूब मेहनत करें। आज एक कार्टून देख रहा था जिसमें मोदी जी ऐसे चले जा रहे हैं, बगल बगल में ओवैसी चले जा रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ मोदी जी, बगल बगल में ओवैसी जी, फायदा किसको? एक चीज मैंने देखी, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दे दी कानून व्यवस्था और कोरोना पे। अच्छा, मुझे बताइए, दो बातें पूछ रहा हूँ। पूरे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, तो क्या मोदी जी कुछ उल्टा बोलते? या सुनिए, आपने कहा कि वहाँ पानी बढ़ गया, स्मार्ट सिटी नहीं बनी काशी,
काशी में बहुत अच्छा और बेहतर काम हुआ, इसकी मैं पर्सनली तारीफ करता हूं। और सुनिए, वोट आपके नाले में पानी भरने से थोड़ी मिलेगा, वोट गंगा जी के साफ होने से कौन देता है? कोई बता दे, कोई नहीं देता है। लेकिन जो व्यक्ति काशी जाएगा, बाबा विश्वनाथ का नया स्वरूप देखेगा, वो दरवाजा देखेगा, और जो भव्यता। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि विकास पर वोट नहीं मिलता, तो वोट मिलता किस पे है? अरे साहब, वही बताने जा रहा हूं ब्रजेश जी, सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात है। जो बाबा विश्वनाथ के दरवाजे में आप घुसेंगे, जो नया स्वरूप वहां देखेंगे, वोट उससे मिलता है। जब आप जाएंगे विंध्याचल, और जहां 750 800 दुकानें हटा करके पूरा रास्ता चौड़ा कर दिया गया, वहां वोट मिलेगा। क्योंकि वोट किसका मिलेगा आप देखिएगा। विशुद्ध बात है, मनीष जी ने सही कहा, और ये स्थापित सत्य है कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार धर्म आधारित, यानी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो सबसे ऐतिहासिक लेवल पर होगा। धर्म और सांप्रदायिकता ये बिकेगा, आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से होगा, 100% होगा। और उसकी भूमिका कोरोना वगैरह की परेशानी की कोई बात नहीं होगी जी, कोरोना वगैरह की कोई बात नहीं। अरे साहब, बहुत जल्दी भूलने वाली हमारी पब्लिक है, यही तो दुख है, वरना इस जमहूरियत की शक्ल कुछ और होती। पर दो बातें और बता दूं, अखिलेश यादव जो सक्रिय हुए हैं, या उनकी पार्टी सक्रिय हुई है, मेरा मानना है अखिलेश यादव को भी पता है, ब्रजेश जी आपको भी पता है, हमको भी पता है, सारे पैनलिस्ट को पता है कि लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव होने वाली है। अखिलेश यादव थोड़ा विलंब। अगर मुख्यमंत्री की तारीफ हो गई तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? मुझे कहाँ पीड़ा हुई, क्या बात है? अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि अगर तारीफ न करें तो क्या करें? तो क्या बुराई करें? आप ही ने कहा ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। अच्छा, आपको क्या पीड़ा हो गई? एक पार्टी का प्रधानमंत्री, भाई कोरोना का अच्छा काम किया, उन्होंने तारीफ हुई, कानून व्यवस्था अच्छी है, उन्होंने तारीफ की, आपको क्या पीड़ा है? तो भाई साहब, अगर बुराई उनको करनी हो तो फिर प्रधानमंत्री क्यों बने रहेंगे? इस देश के सबसे बड़े नेता क्यों बनेंगे भारतीय जनता पार्टी? पता नहीं क्या पीड़ा है आप लोगों को जी, पता नहीं क्या पीड़ा है इन लोगों को। पीड़ा किसको है? तमाम पैनलिस्ट हैं जिनको पीड़ा है। भाई सबकी अपनी सियासत है, लेकिन हम तो कॉमन आदमी के नजरिए से देख रहे हैं। उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने अच्छा माना, उन्होंने उसको इंडोर्स किया, पब्लिक ने देखा, पब्लिक ने सुना। तो ये क्यों उम्मीद करता है कोई दल, कोई विपक्षी दल, कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की आलोचना करेंगे या प्रधानमंत्री किसी स्कीम की आलोचना करेंगे? अरे भाई, सबको अपनी मिठाई, हर हलवाई को अपनी सारी मिठाई बहुत अच्छी लगती है, उसकी तारीफ करती है, उसका मार्केटिंग करता है। और मार्केटिंग का टाइम आ गया है, इलेक्शन क्या है, ये अपने खुद की मार्केटिंग का ही तो समय है, वो प्रक्रिया चालू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज से ऑफिशियली शंखनाद हो गया है काशी से। बीजेपी ने उधर ताल ठोकी, समाजवादी पार्टी भी आज सड़क पे बहुत दिनों के बाद उतरी, प्रियंका गांधी कल आ रही हैं। सुना है कि 22 तारीख के बाद से बीएसपी भी ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर रही है। असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह पहले से घोड़े पे बैठ के घूम रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए, एक संयोग भी हो सकता है कि आज भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों का बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में था। मुझे तो लगता है जानबूझ के डेट मैच कराई गई है। अब ये संयोग है या पहले से तय था, लेकिन जिस तरह से टेम्परामेंट और टेम्पो बनना शुरू हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव ने जो माहौल बनाया, फिर जिला पंचायत के चुनाव हुए, अध्यक्षी के हुए, ब्लॉक प्रमुखी के हुए, अब उन सबको लेकर ये आंदोलन, प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का उधर आगमन। तो प्रधानमंत्री काशी से ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको जनता ने मौका दिया है तो विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की तारीफ की, पीठ थपथपाई, कोरोना पर थपथपाई, विकास पर थपथपाई, जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ज़्यादा बताने के लिए थी नहीं, इसलिए राजनैतिक तौर पर बातें कही गईं और उन्होंने ये तो साफ किया कि अब योगी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, वही बीजेपी का चेहरा है। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है। बीजेपी ने काफ़ी हद तक ये क्लियर कर रखा है, ऐलान भले ना हो लेकिन संकेत साफ है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी ने यह दिखाया कि उनके पास जो लाल टोपी है वो पूरे प्रदेश में छाने का और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का दमखम रखती है। उनके एक आह्वान पर अखिलेश यादव के आज उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन हुआ, ताकत दिखाई, लाठीचार्ज, तमाम सारे बवाल, बैरिकेटिंग, तमाम चीज़ें आई सामने तोड़ते। तो ये बात तो सही है कि आज का प्रदर्शन
समाजवादी पार्टी अपने लिए सफल मान सकती है। लेकिन अब ये व्यवस्था उनको जारी रखनी पड़ेगी अगर चुनाव में लड़ना है। अब ये दो ध्रुव तो आ गए, बात कल प्रियंका गांधी की भी है, वो भी आ रही हैं। कांग्रेस हमेशा गांधी से संजीवनी लेती है, तो एयरपोर्ट से उतरकर वो सीधे जीपीओ पर पहले गांधी जी की प्रतिमा पर आएंगी और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संघर्ष कर रही है। अब वो दो लड़के जो आए थे पिछले चुनाव में, वो इस बार फिर एक होंगे कि नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो अकेले लड़कर वो कितना वोट बटोर पाएंगे, ये जनता के मन में संशय है। मायावती की पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़े नेता हैं, वो ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए रथ यात्रा निकाल सकते हैं या दौरा शुरू कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो देखिए यही 3-4 लोगों के बीच होगी, बाकी तो वोट कटुआ है, अपना घूम रहे हैं। अब पता नहीं किसका किसका क्या करेंगे। लेकिन जब इस देश का शीर्ष नेतृत्व आता है तो बात राजनीति के साथ साथ विकास के उस दूसरे पहलू पर भी होना चाहिए जिसमें बेरोजगारी छाई है, जिसमें महंगाई है और जिसमें लोग निराश हैं इलाज के अभाव में, या जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सरकार जिनके घर में कैजुअल्टी हो गई है उनके घाव पर हो सकता है कुछ मरहम लगाए। अभी तक तो किसी मुआवजे का ऐलान हुआ नहीं, चुनाव के समय हो सकता है होगा, ये उम्मीद लगाए हैं लोग। क्योंकि जब विधानसभा, क्योंकि अभी हेमंत जी कह रहे थे कि मेमोरी बड़ी छोटी है, लोग भूल जाते हैं, लोग कोरोना का दर्द भी भूल गए। वैसे दर्द भूलकर आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इससे खुश नहीं होना चाहिए, सरकार को और बेहतर काम करना पड़ेगा। भगत सिंह ने एक बार कहा था असमानता पर, हम लोग उस दौर में हैं जहां समानता काफ़ी है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज तो करा सकता है, गरीब आदमी को तो ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा ना बेड मिल पाएगा। भगत सिंह ने लिखा है कि कोई आदमी इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद सके, और न ही कोई आदमी इतना गरीब होना चाहिए कि वह अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाए। जो भारी असमानताएं हैं ये निरंकुशता का रास्ता बनाती हैं, तैयार करती हैं। तो ये जिनके पास पैसा होगा, कहा जाता है भाई पैसा और पावर से चुनाव जीता जाता है। उत्तर प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव है, सारे लोग अपना अपना जोर लगाएंगे और जो सत्ता में है उसके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं जी। लेकिन बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी है। गांव में वो कैसे निपटेगी इससे वो देखना होगा। वो हिंदू मुसलमान करेगी या आतंकवाद माहौल आएगा या ये शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाएगा या अली और बजरंग बली के नाम पर चुनाव होगा। ये सब बातें लोग भूले नहीं हैं जी, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि शहद दिखाकर लोगों को जहर पिला दिया गया, लोगों को कहा गया मीठा लगेगा, पी गए, बाद में समस्या पैदा हुई। तो कुल मिलाकर यह है कि राजनीति के खाट पर बंधा पड़ा विकास और बेरोजगारी खेल रही है स्मार्टफोन पर ताश जी। ये दशा है 25 करोड़ की इस उत्तर प्रदेश की आबादी की। अब बात उसको भूलकर अगर हम इन सब बातों पर वोट देंगे कब्रिस्तान और शमशान पर, तो भाई जो हमें चाहिए था वो मिलेगा, वही मिल रहा है। जी वीरेंद्र जी, बहुत सारी उम्मीद ना करिए। लेकिन जो नौजवान है इस देश का, जिसने मोदी को 2012 में प्रधानमंत्री चुना, 2019 में चुना, हाँ 2014 में, और 2019 में चुना, और 2017 में मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज उसी काशी में रहने वाले उन्हीं कबीर के एक दोहे से समापन करूंगा कि उठो कबीरा बढ़ो कबीरा और नई सदी को पढ़ो कबीरा। ये नौजवानों का शेर है, मैं उसको आपके सामने रखता हूं कि उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, और शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। जात को तोड़ो, पात को तोड़ो
और बिगड़ रहे हालात को तोड़ो और पागल हुई जमात को तोड़ो और झूठ की हर बारात को तोड़ो, पेट पे पड़ती लात को तोड़ो और गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ मुंह पर जड़ो कबीरा और उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन और शानदार अपनी इनपुट्स के लिए। मैं संजय चौधरी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, विपक्ष के कई प्रवक्ताओं ने आप पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, आप उनका एक एक करके जवाब दीजिए। पहला। दूसरा, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या अभी जो हेमंत जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद के विस्तार के संकेत हैं और बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, क्या बीजेपी ये बताने की स्थिति में कि कब होगा और उसका समीकरण क्या होंगे? देखिए, हेमंत भाई ने कोई बात कही है तो हेमंत भाई उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, तो हेमंत भाई के संदेश को मैं आगे पहुंचाऊंगा कि भाई हेमंत भाई और सारे पत्रकारों की तरफ से सुझाव आया है, सुझाव अच्छा है और अच्छा है। हेमंत जी देखिए अभी एक्टिव जर्नलिज्म में है, कोई पत्रकारिता के मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं गए। नहीं, बिल्कुल बात को मैंने नहीं, इसीलिए हेमंत जी की कही हुई बात को मैं नेतृत्व तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। हेमंत भाई मेरे बड़े भाई हैं। हेमंत जी सुन लीजिए, हेमंत जी प्लीज सुन लीजिए, संजय बोल रहे हैं। इसके बाद हेमंत भाई ने कहा जी काशी का जिक्र किया, काशी में काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, उसके बाद विंध्याचल का जिक्र किया। वो सारी पॉजिटिव बातों को मैं स्वीकार करता हूं और जो मतलब साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुझाव सुहाए, सार को कह रहे और थोथा दे उड़ाए। तो मैंने ये जो अनर्गल जो चीजें हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूं और इस पॉजिटिविटी के साथ के विकास होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, काशी का गौरव पूरे प्रदेश का गौरव बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज के दिन समाजवादी पार्टी ने कोरोना को नकारते हुए जो प्रदर्शन किया है वो उन्होंने स्वीकारा है कि कोरोना जा चुका है और प्रदेश आगे बढ़ चुका है। वो जमीन पर आए, कोरोना का कोई खौफ नहीं है, इस पे उन्होंने मोहर लगा दी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऑलराइट, सुनील साजन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो कह रहे हैं कि आपने कोरोना के बावजूद प्रदर्शन किया, तो आपने तो कोरोना को स्वीकार लिया कि कोरोना चला गया, पर रैली तो इन्होंने भी की है दो। देखिए ब्रजेश जी, नहीं ठीक है, वो तो दूसरी लहर लाने वाले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव बात जो हो वो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें इनको स्वीकार नहीं है। इसका मतलब आप कोरोना पे बहस नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पे बहस नहीं करना चाहते, आप पिछड़ों का जो हक मारा जा रहा, आरक्षण मारा जा रहा, उस पर बहस नहीं करना चाहते। संजय जी, जो दलितों का शोषण हो रहा है उस पर आप बहस नहीं करना चाहते, जो बेरोजगार नौजवान पिट रहे हैं उस पर बहस नहीं करना चाहते, किसान दर दर भटक रहा है आप उस पर बहस नहीं करना चाहते, बहन बेटियां असुरक्षित आप उस पर बहस नहीं करना चाहते, तो आप बहस किस पर करना चाहते? संजय जी लास्ट में टाइम दूंगा, कोशिश करूंगा आपको टाइम दूं। आइए बहस करिए, हम बहस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, आप कह रहे हैं विकासवाद को हम अच्छा मानते हैं, तो कौन सा आपने काम किया है? ब्रजेश जी, हम आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं, 4.5 साल के अधिक की योगी सरकार ने अपना कोई एक काम किया हो तो उसका नाम बता दे अपना, लेकिन दिल्ली का नहीं, योगी जी का अपना काम। अरे सारे काम माननीय अखिलेश यादव जी के हैं। अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, अखिलेश यादव जी मेट्रो ला के दिखाए, 18 लाख लैपटॉप बांट के दिखाए, गांव अच्छे करके दिखाए, उत्तर प्रदेश में 55 जिलों को 4 लाइन से जोड़ दिया, बिजली उत्पादन पे काम किया। क्या प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद भी कोरोना का मिसमैनेजमेंट और कानून व्यवस्था आपके लिए मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, कोरोना हमारे लिए, आपके लिए, उत्तर प्रदेश के एक एक घर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सबने सब कुछ खोया है, किसी ने मां को खोया है, किसी ने पिता को खोया है, किसी ने भाई को खोया, किसी ने बहन को खोया, किसी ने बच्चों को खोया, किसी ने पत्नी को खोया है, तो वो लोग कैसे भूल जाएंगे? और उस समय
जब लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, दवा नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल घूम रहे थे। कैसे लोग भूल जाएंगे? कैसे आप भूल जाएंगे कि आप भी भावुक हो जाते थे मदद करते करते? क्या आप भूल सकते हैं? अगर आप नहीं भूल सकते तो उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति नहीं भूल सकता है। भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है, लेकिन हम आप और उत्तर प्रदेश नहीं भूल सकते। शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका जी, अभी आपने हेमंत तिवारी जी की बात सुनी, ये बड़े अपनी बात पर कायम है और इस बात पर इनका क्लियर स्टैंड है कि विकास पर, बेहतर काम करने पर वोट नहीं मिलता है। वोट मंदिर कहाँ अच्छा बन गया, कौन सा धर्म स्थल अच्छा बन गया, इन सब सांप्रदायिकता, इन सब के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश वोट करता है। क्या ये 24 करोड़ लोगों की समझ पर सवाल नहीं है? ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि संजय जी ने अभी क्या किया, मीठा मीठा तो गबगब कर लिया और कड़वा कड़वा उन्होंने थू थू कर दिया। आप ये देखिए, इन्होंने जो तारीफ थी उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, परंतु जो सवाल पूछे गए उसके जवाब से भी ये कोसों दूर से निकल गए। आप बताइए कि आम जनता की समस्याओं को कब ये सॉल्व करेंगे? जिन समस्याओं को लेकर इनके अगर घोषणा पत्र की बात कर ली जाए तो एक भी इन्होंने जो बात की थी या दावे किए थे या वादे किए थे उसमें पूरा नहीं कर पाए। पर जनता को आप इमोशनली एक बार तो बना सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप इमोशन के सहारे वोट ले सकते हैं, पर बार बार नहीं, क्योंकि जनता की जेबों को जो आप खाली कर रहे हैं उसकी भरपाई जनता आपको वोट देके करेगी। वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रही है, ये बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलेगा। आप कुछ दिखाना चाहते हैं संजय जी? यस यस, हाँ, संजय जी को फुल स्क्रीन लिया जाए। सारे मित्रों ने सवाल किए हैं जी, मैं उनका आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, कुछ पोस्टर लिए हुए हैं आप। मैं सबसे पहले इनका ध्यान उत्तर प्रदेश की 45 साल पुरानी एक योजना बता थी दीजिए सिंचाई कि की, जो गंगा में बहती लाशें, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं कहेंगे? मैडम एक मिनट उनको बोलने दीजिए। बिल्कुल, आप 2 मिनट। हाँ, आप बोले संजय जी, बोलिए जल्दी अपनी बात कंक्लूड करें। 45 साल पुरानी जी बाण सागर सिंचाई की परियोजना किसने पूरी की? अभी पूरी हुई है, वो योगी आदित्यनाथ ने पूरी की है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे को पूरा किसने किया? हमने पूरा किया। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बैठने के लिए एक बहुत करोड़ों का आलीशान लोक भवन बनाया था, उसे पूरा किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। बड़े प्रोजेक्ट्स, आप कहते हैं कि आपने कैंसर हॉस्पिटल यूपी में बनाया था, आपने शुरू किया, लेकिन उसको पूरा किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। देखिए, प्राइमरी चीजों को समझिए मेरे दोस्त। जिस सैफई के इंस्टीट्यूट को अखिलेश यादव जी के पिता शुरू करते हैं, उसको अखिलेश जी समाप्त कर पाते हैं कितने? 12 साल में। प्रोजेक्ट्स आप छोड़ देते हैं, हम प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं, हम योजनाओं को लेके आते हैं। और आपकी हमारी योजनाओं में मूल अंतर यह है कि हम योजनाओं को नीचे तक पहुंचाते हैं। आप जो वादे करके आए थे वो वादे कब पूरे करेंगे? ओके, एक सेकंड, आपको प्लीज वेट करना पड़ेगा, प्लीज वेट करना पड़ेगा। आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं, सुनिए संजय जी, 20 सेकंड ओनली प्लीज। सुनिए तो एक ये किसान की बात कर रहे थे मेरे भाई। एक बहुत गुजारिश कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी थे तो आखिरी वर्ष जो चुनाव का वर्ष था, 7.6 लाख मैट्रिक टन गेहूं उन्होंने खरीदा था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार 56 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी है। और उसका पैसा किसानों के अकाउंट में जा चुका है। अभी संजय चौधरी ने यह बात कही बिल्कुल कि जो अखिलेश यादव के रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो हमने पूरे किए हैं। तो ऐसे में तो सुनील साजन की बात ठीक लग रही है, ये तो उन्हीं का काम पूरा कर रहे हैं। अपना क्या किया? देखिए, एक सेकंड सुनील जी प्लीज वेट। मनीष जी की बारी है। इनके पास एक भी मनीष जी, नहीं मनीष जी को बोलने दीजिए प्लीज। मनीष जी, ऐसा एक तो जो परियोजनाओं को पूरा करने की बात हो रही है, उनको अगर बहुत क्लोजली आप वॉच करेंगे, जैसे मैं एक परियोजना उठा दूं यहाँ पर, चक गजरिया में एक 1250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना है। एक ऐसी बीमारी जिससे बहुत लोग जूझते हैं और यहाँ इलाज नहीं होता तो तड़पते हैं उस दर्द से कैंसर के। 1250 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था, अपॉइंटमेंट्स हो गए थे 17 में, उसमें मशीनें देनी थी और 4 साल में मशीनें नहीं लगी हैं। अभी चालू तो नहीं हुआ वो? अभी चालू नहीं हुआ, अभी मशीनें पूरी तरीके से आ नहीं पाई हैं। संजय जी दूंगा, कोशिश करूंगा। अभी मशीनें आ नहीं पाई हैं। प्लीज वेट, ठीक है। तो दुर्भाग्य है, अगर इस तरीके से परियोजनाएं पूरी होती हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोई बिल्डिंग बनकर तैयार होगी और उसका उद्घाटन कर देने से परियोजनाएं पूरी होती हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अपने किए हुए काम, आपका किया हुआ काम है पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करिए कि वो 4 साल में कहाँ पहुंचा है। 4 क्या 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में कहाँ पहुंचा, कितना %। और वो अविनीश अवस्थी जी वाला मत बताइएगा, वो हर महीने बताते हैं कि अगले महीने की 15 को शुरू हो जाएगा, वो मत बताइएगा। एग्जैक्ट बताइए कि एग्जैक्ट कितने % पूरा हो चुका है, पूरा चालू हो जाएगा। और इस बरसात की शुरुआत में 2 बार जब वो ढह गया उसके बारे में भी चर्चा करिएगा। और केपी मलिक साहब का मैं रुख करता हूं। केपी मलिक साहब, इस बार जैसा हेमंत तिवारी जी अपने अनुभव से कह रहे हैं कि धार्मिकता, सांप्रदायिकता ये बड़े मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में बजाय विकास कार्यक्रम के। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कावड़ का प्रोग्राम चलता है और किस प्रकार से फूल बरसाए जाते हैं, देखना होगा। वो सीजन भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको किस प्रकार से मैनेज करती है। कोरोना में भले ही कुप्रबंधन रहा हो, लेकिन इस प्रकार की योजनाओं में, इस प्रकार के प्रोग्रामों में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पिछली सरकारों से अच्छा प्रबंधन किया है। एक तो ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि संजय जी से रिलेटेड ये सवाल है कि वो बता रहे हैं कि हमने पिछली सरकारों की परियोजनाएं पूरी की हैं, तो बहुत बड़ा उन्होंने कोई यौगिक शास्त्र तो बताया नहीं है। ये तो परियोजनाएं हैं, चलती रहती हैं, पिछली सरकारें करती है, अब आप जो छोड़ेंगे अगली सरकार करेगी। पूछना ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा आज की है, प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले क्यों नहीं करी? प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले क्यों नहीं करी? उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 साल से गन्ना किसानों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है वो आने वाले चुनाव से पहले बहुत अच्छा पेमेंट उनका बढ़ाएंगे। उनको लुभाने के लिए 3 साल से आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री जी ने वेस्टर्न यूपी में चुनावी रैली में कहा था कि गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा, जो कि न्यायालय का भी आदेश है। चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं, जो उनका ब्याज है वो तो छोड़ दीजिए, जो मूल है वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भाषण दे के चले जाते हैं, चुनाव आते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से उनका निर्वहन कर रही है ये आपके सामने है ब्रजेश जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिकता पे चुनाव होगा, और जितने लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बसपा के लोग हों, और चाहे वो ओवैसी जी के लोग हों, सब जो है 2 धड़ों में बढ़ जाएंगे, और ये आखिर में जो चुनाव होगा थैंक यू मलिक साहब। एक पार्टी है हेमंत जी जो छूट रही है, और आप उस पार्टी को बड़ा क्लोजली मॉनिटर बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी। क्या बीएसपी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? मैं एक पल में इसका उत्तर देता हूं, लेकिन चूंकि संजय चौधरी ने मुझे इंगित करके कहा था, मैं उनकी बात आपको टारगेट करके कहा था, प्रतिवाद कर रहा हूं। मुझे भी पीड़ा हुई थी। मैं कोई सलाह देने वाला नहीं होता हूं, ये मेरा अपना आकलन है, मेरा विश्लेषण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नंबर 1 चीज। और अगर मेरी सलाह आपकी पार्टी और आपकी सरकार मानती तो 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन के लिए लगातार सलाह दे रहा हूं। 50 चिट्ठियां लिखी हैं, मुख्यमंत्री के सामने मौजूदगी में 10 बार कहा है, पेंशन दे दी होती। उत्तर प्रदेश से सटे जितने राज्य हैं, जितने सटे हुए राज्य, अरे पत्रकार कूटे गए हैं उनके बारे में जी मैं उसी पे आ रहा हूं। पत्रकार सुरक्षा कानून से लेकर पेंशन बहुत मामूली सी बात है। तो श्रीमान जी, कार्य समिति में और मुख्यमंत्री से निवेदन मेरी ओर से संजय जी कर लीजिएगा कि पत्थरकारों के पेंशन वाला मामला में उठा दे, बाकी सारे राज्य कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाँ मैं बीएसपी वाले पे सवाल बीएसपी पे आता हूँ जी। देखिए, ऐसा बीएसपी को आप इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश की राजनीति से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी परिस्थितियां रहीं और उसके बाद जो स्थिति बनी, आपने देखा 2014 में इतना बड़ा जीरो, उसके बाद 2017 में इतना मिनिमल परफॉर्मेंस, शायद इतिहास का सबसे ख़राब परफॉर्मेंस, और उसके बाद एक छवि जो खराब गई, जिसके नाते अब मैं बहुजन समाज पार्टी को मुख्य धारा की लड़ाई में नहीं मानता हूँ, वो है कि तमाम कारणों से भाजपा का बगलगीर होने का एक संदेश गया है बीएसपी की ओर से, जो उसके लिए नकारात्मक है, और शायद एक बड़ा वोट बैंक जो लगातार उनको वोट देता आ रहा है, इस बार बड़ा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बार बार कहता हूं, लड़ाई तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की है, मतलब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। और मुझे लगता है मैंने जितनी डिबेट्स की, मैंने हमेशा आपको सुना, आप बीएसपी के बारे में आपकी धारणा कुछ और हुआ करती थी। धारणा नहीं, धारणा तो परिस्थितियों की दृष्टि होती है। जब बीएसपी बम्पर थी, मैंने कहा बम्पर होगी,
बढ़िया करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब के सब एक सुमो पहलवान से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछला 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सुमो पहलवान का रहा। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं इस पूरे डिबेट में कि अखिलेश यादव भी इस बार नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। जिन अखिलेश यादव के बारे में आमतौर पर प्रचलन था कि वो खाली एक जात और एक धर्म के विषय में वो पार्टी चलती है, वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो मुझे खबर। अच्छा, संजय काफी देर से उंगली उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। यस संजय चौधरी, प्लीज गो अहेड। संजय चौधरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओह, मेरे लगता है उनसे संपर्क मेरा हो नहीं पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इस डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो चुनाव नज़दीक हैं, बस 5 महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव का आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।